अंशुमान सर के पास चलते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, आज दुनिया भर से क्या अपडेट आ रहे हैं सर? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। आज शेयर बाजार की शुरुआत कुछ दबाव के साथ हो सकती है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी के संकेत को देखें तो इस समय गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 23 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, यानी बाजारों में दबाव रहेगा। इस दबाव की क्या वजह होगी, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं आज उंगलियों पर दुनिया में। आज कुछ बड़े आंकड़े आए हैं जिनको हम समझेंगे। आज का दिन भारतीय बाजारों में भारत पाक तनाव के बाद टर्की और चीन पर की प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहेगा। ऑटो कंपनियों के जो आंकड़े आए हैं उनका असर हमें ऑटो स्टॉक्स पर दिखाई देगा। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में कल बाजार बंद होने के बाद क्या हुआ। रोज की तरह हम अमेरिका से नहीं, इस बार आज जापान से शुरुआत करते हैं। जापान में पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं। 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन दिखा है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, जो चुनौती है। और अमेरिका की जापान की अर्थव्यवस्था में चुनौती है जो जापान की में अब आर्थिक दबाव बढ़ने का संकेत दे रही है। बैंक ऑफ जापान को अपनी नीतियां बदलनी होंगी। जापान में राजकोषीय दबाव बढ़ रहे हैं। बैंक ऑफ जापान ने पिछले साल एक बॉन्ड खरीद कार्यक्रम का ऐलान किया था, इस पर असर रहेगा। और अगले हफ्ते में बैंक ऑफ जापान के कुछ बड़े बैंकों से बात करने वाला है, जिसके बाद तय होगा कि बैंक ऑफ जापान की ब्याज दर की नीतियों में क्या असर पड़ने वाला है। जापान और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं भी होनी है, जिन पर भी अब ये जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े असर करेंगे। और यही वजह थी कि निकेई में हमें दबाव दिखा, इनमें कमजोरी दिखी। अमेरिका से कल एक बड़ा आंकड़ा आया, जिस आंकड़े पर आमतौर पर शेयर बाजार की निगाह रहती है, वो जॉबलेस क्लेम्स का था। यानी अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने जॉबलेस क्लेम्स फाइल हुए। उसमें कोई बड़ी बढ़त नहीं थी, श्रम बाजार स्थिर था, बाजार को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ बॉन्ड बाजार पर दबाव बनना शुरू हुआ है। ट्रंप ने जो बजट योजना घोषित की है, जो कर कटौती की है, जिसके बारे में हमने विस्तार से बोनस पॉइंट में चर्चा की थी, अमेरिका के लोगों के लिए टैक्स में कमी की गई है, उसका असर राजकोषीय घाटे पर दिखेगा। अमेरिका का कर्ज पहले से ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और ऐसी स्थिति में अमेरिकी बॉन्ड्स पर, खासतौर से 30 वर्ष के बॉन्ड की ट्रेजरी यील्ड करीब करीब 5% के ऊपर है। लेकिन फिर भी शेयर बाजारों को जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों ने, श्रम बाजार के आंकड़ों ने राहत दी थी और इसलिए हमें टेक स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी। जीडीपी आंकड़ों का, पहली तिमाही के आंकड़ों की सूचना कई और जगह से आ रही है। यूरोजोन में Q1 की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.3% रही है। यह भी महत्वपूर्ण है जानना। यूरोजोन की आर्थिक विकास दर भी उम्मीद से कम है, लेकिन लगातार चौथी तिमाही में सकारात्मक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से सतर्कता के संकेत दिए गए हैं। शेयर बाजार में हमें मजबूती दिखाई दी। ब्रिटेन में, यूके में अप्रैल में उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े आए, 2.3% रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी कटौती की जल्दबाजी में नहीं है। ब्रिटेन का, यूके का स्टॉक एक्सचेंज FTSE स्थिरता पर है। चीन में औद्योगिक उत्पादन करीब करीब 3.6% बढ़ा है, लेकिन पिछले अनुमानों से और बाजार के अनुमानों से कमजोर है। यह कल का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था। इसका असर हमें मेटल मार्केट पर दिखाई दिया। आगे कमोडिटीज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीन में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में कमी का असर बाकी दुनिया पर क्या होगा। खुदरा बिक्री भी, रिटेल सेल्स भी चीन में नरम रही है। बैंक ऑफ चाइना इस पर निगाह रखे हुए है, दरें स्थिर हैं। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पर हमें इसका दबाव दिखाई दिया है। भारत के पड़ोस में दक्षिण पूर्व एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तस्वीर देखते हैं, जहां से जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं। मलेशिया में Q1 का जीडीपी अनुमान से कम रहा है। सिंगापुर का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट करीब करीब 3.2% गिरा है। भारत में भी कुछ प्रमुख आंकड़े हैं आज, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, जिनमें मोटर व्हीकल के आंकड़े हैं और व्यापार घाटे के आंकड़े हैं, जिन पर हम आगे जाएंगे। लेकिन अब पहले बड़ी खबरों पर ध्यान दे देते हैं, जिनका असर हमें भारतीय शेयर बाजार पर और दुनिया के शेयर बाजारों पर आज दिखाई देगा। पुतिन और ट्रंप अनुपस्थित रहे और टर्की में रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता पर कोई प्रगति नहीं हो सकी। एक किस्म का एंटी क्लाइमेक्स था। काफ़ी उम्मीद बनी थी कि टर्की में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। पुतिन ने अंतिम समय पर अपने आप को वापस कर लिया। वार्ताएं असफल हो गई और इस वजह से ऑयल प्राइसेस पर और अनाज की सप्लाई पर जोखिम बना हुआ है। कल यूरोपीय समुदाय ने रूस पर प्रतिबंधों का एक नया मसौदा जारी किया था, जो 17वां मसौदा था। और अब जबकि वार्ताएं असफल हो रही हैं, तो यूरोपीय समुदाय के प्रतिबंध
आने वाले हैं, जिसका असर हमें रूस से ऑयल की सप्लाई पर दिखाई देगा। कल जो यूरोपीय समुदाय ने प्रतिबंध लगाए हैं उसमें रूस का जो 200 बेड़े का डार्क फ्लीट है, जिसके जरिए रशिया अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजता है, प्रतिबंधों से बचाते हुए उस पर सख्ती होगी और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति पर पड़ सकता है। हालांकि तेल की आपूर्ति को प्रभावित करने वाली एक और खबर थी, वो उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। ट्रंप का यूएई का दौरा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बड़ी संधि हो रही है अमेरिका और अमीरात के बीच में, और यह संधि पूरी दुनिया में खासी चर्चा में है, बल्कि अमेरिका में इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा निवेश या इतना बड़ा समझौता अमेरिका की सीमा से बाहर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा पर और डिफेंस में भी समझौते हुए हैं। एआई को लेकर आज अमेरिका से प्रतिक्रियाएं आएंगी इस समझौते की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका में काफी सक्रियता और निवेश है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की उम्मीद है। करीब 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। वार्ताओं में अभी विवाद के बिंदु शामिल हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं। और अगर ये प्रतिबंध समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समझौते के बाद अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना है, तो ब्रेंट क्रूड की तो बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, और इसी वजह से कल ब्रेंट क्रूड में करीब 3% की गिरावट दिखाई दी। $64 के आसपास ब्रेंट क्रूड की कीमत हमें दिखाई दे रही है। भारतीय तेल आयात के लिए ये बेहतर है। अन्य कमोडिटीज में सोना स्थिर है, मजबूती की उम्मीद है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार्ता असफल होती दिख रही है। कुछ अन्य दबाव हैं। तांबे में हमें नरमी दिखाई दी, कॉपर में जो कि ग्रोथ मेटल है, और चीन के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से पता चला है कि चीन की मांग कम रहेगी। गेहूं के बाजार में ब्लैक सी से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, अगर रूस के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं, इसलिए कीमतें नरम दिखाई दे रही हैं। हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां कॉर्पोरेट समाचारों से जो बड़ी कंपनियों की घटनाएं हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि एप्पल भारत में अपने फ़ोन क्यों बना रहा है, अपनी क्षमताएं क्यों बढ़ा रहा है, एप्पल को अमेरिका में निवेश करना चाहिए। एप्पल की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर आज बाजार की करीब से निगाह रहेगी, क्योंकि एप्पल ने भारत को अपनी बड़ी उत्पादन क्षमता के तौर पर स्थापित किया है और यहाँ से निर्यात, एप्पल फोन्स का निर्यात हो रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो इससे भारत की जो मोबाइल निर्यात क्रांति है उसको झटका लगेगा और अन्य कंपनियों की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। एलआईसी जो कि बाजार का एक महत्वपूर्ण स्टॉक है, उसमें आज हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलआईसी में के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो रहा है। लंबे समय बाद पूरा टॉप मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है, तो इस स्टॉक पर आप आज निगाह रख सकते हैं बाजार के घटनाक्रम के तौर पर। सिंगटेल जो कि एयरटेल की, सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल जो कि एयरटेल में हिस्सेदार है और काफ़ी लंबे समय से हिस्सेदार है, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है करीब $1.2 बिलियन की। इस पर भी निगाह रखी जा सकती है। भारत की दृष्टि से 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम और बदलाव आज हमारी निगाह में होंगे। भारत पाक तनाव में टर्की की भूमिका के बाद भारत में खासी उथल पुथल है। हम लगातार बताते चले आ रहे हैं, कल भी हमने इस बात का संकेत दिया था कि अपने इस उंगलियों से दुनिया कार्यक्रम में कि पूरे दिन इस घटनाक्रम का असर हमें दिखेगा, और ऐसा ही हुआ। शाम को सेलेबी एविएशन का सुरक्षा लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये वो कंपनी है जो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर एविएशन सर्विसेज और एविएशन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट देती है। इसके साथ अब भारत और तुर्की के रिश्तों में थोड़ा खटास और थोड़ा तनाव दिखाई देगा। भारत और तुर्की में निवेश के संबंध भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी हैं, जिनमें देरी हो सकती है। भारत की कंपनियां टर्की में बड़ा कारोबार करती हैं, जिसमें जुबिलेंट और महिंद्रा है। अगर भारत में टर्की की कंपनियों पर बैकलैश या कार्यवाही की प्रतिक्रिया में टर्की में प्रतिक्रिया होती है, जिसकी संभावना है, तो भारत में इन कंपनियों के स्टॉक्स पर असर पड़ेगा। टर्की के साथ चीन भी निशाने पर है, क्योंकि चीन ने भी भारत पाक तनाव में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। कल विरोध के बाद अडानी ने ड्रैगन पास के साथ अपने एयरपोर्ट लॉन्च सर्विसेज को रद्द कर दिया है, समझौता समाप्त कर दिया गया, और इससे अब भारत में अन्य चीनी कंपनियों के विरोध बढ़ने की संभावना है। हालांकि भारत की चीन पर आयात की निर्भरता काफ़ी बड़ी है, कई बड़ी चीनी कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, इसलिए हालात पेचीदा हैं, लेकिन बाजार में मनोवैज्ञानिक रूप से उन कंपनियों पर असर पड़ सकता है जिनकी निर्भरता चीन से कच्चे माल पर आपूर्ति के लिए है या चीन से जिनके गहरे कारोबारी रिश्ते हैं, और अन्य बड़ी कंपनियां जो भारतीय बाजार में काम कर रही हैं। आगे चलते हैं विदेशी मुद्रा बाजार पर। रुपए पर आज फोकस रहेगा। हालांकि रुपया थोड़ा मजबूत दिखाई दिया और अभी शुरुआत भी मजबूत होने की उम्मीद है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी रोशनी में रुपए को करीब से देखना होगा। विदेशी निवेशकों ने कल बाजार में खरीदारी की है।
लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, बजट का घाटा बढ़ने के कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उसके असर के कारण एफपीआई अगर बिकवाली करते हैं तो रुपए पर दबाव रहेगा। हालांकि कच्चे तेल की कमजोरी और कच्चे तेल में जो कल गिरावट आई है उससे रुपए को फायदा मिलेगा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में जैसा हमने बताया कि ग्रोथ तो है लेकिन कमजोर है, इसलिए ईसीबी सतर्क है। यूरो में हमें कुछ नरमी दिखाई दी है। भारत के लिए आज सप्ताह का कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिन दो बड़े आंकड़े लेकर आया, जिन दो बड़े आंकड़ों की रोशनी में आज बाजार को देखा जाएगा। पहली बार भारत से रोजगार का आधिकारिक मासिक डेटा जारी हुआ जो नई व्यवस्था के तहत आया है। अप्रैल में जो पीएलएफएस है लेबर सर्वे, उसका महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिससे हमें कई ज़रूरी जानकारियां भारतीय रोजगार के बाजार में मिलती हैं। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर मार्च में 5.4% थी, जो अप्रैल में 5.1% आ गई है। जो श्रम बल की भागीदारी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो 43.4% पर स्थिर है पिछले महीने की तुलना में। पर सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है आज कि 15 से 29 साल की आयु वर्ग में शहरों में बेरोजगारी दर 17% से ज़्यादा है, 17.3% है, और गांव में बेकारी की दर 12.3% है। यह सरकार के पीएलएफएस सर्वे ने बताया है। इसी आयु वर्ग में महिलाओं में बेरोजगारी की दर शहरों में 24% के करीब है। ये एक चौंकाने वाला रोजगार सच है जो हमें पता चला है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है अप्रैल में भारत का व्यापार घाटा $26 बिलियन से $26.42 बिलियन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जो मार्च में करीब $21.9 बिलियन था। 9% की सालाना बढ़त में दिखाई दे रही है। निर्यात $38.49 बिलियन पर है, इंपोर्ट $64.91 बिलियन पर है। खास बात यह है कि अप्रैल में चीन से आयात 27% बढ़कर करीब $10 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। और यह चिंता की बात इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच, जैसा हमने संकेत दिया कि चीन का विरोध बढ़ रहा है और इधर भारत की चीन पर आयात निर्भरता बढ़ रही है। ये सबसे ताजे जो आंकड़े हमारे सामने आए वो आज हमें बता रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण आंकड़ा भारत में आया वाहन बिक्री का। अप्रैल में वाहन की बिक्री के आंकड़े आए। सियाम ने बताया कि कारों की बिक्री में बीते साल में इसी महीने के मुकाबले करीब 4% की बढ़त है, परंतु दुपहिया वाहनों की बिक्री टूट गई है। 16.7% की गिरावट दिखाई दी है। तो अब इन सारी रोशनी में अगला 24 घंटे कैसे बीतेंगे बाजार में, कमोडिटी में तेल पर हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में जो भी बदलाव होते हैं या वार्ता होती है, इसका असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा, जहां दबाव बना हुआ है। धातुओं में चीन के आंकड़ों का क्या असर बाकी धातुओं पर होता है, कॉपर पर हमने इसे समझने की कोशिश की। अन्य जो धातुएं हैं जिनका चीन आयात करता है, अगर औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की दर धीमी पड़ रही है तो कमोडिटी मार्केट पर इसका दबाव दिखेगा, क्योंकि चीन से मांग में कमी आने वाली है। स्टॉक्स में ऑटो स्टॉक्स पर नजर रहेगी, क्योंकि वाहन बिक्री के आंकड़े आए हैं। खास तौर पर आप दुपहिया कंपनियों के आज के कारोबार पर निगाह रख सकते हैं, क्योंकि उन पर बाजार कैसे प्रतिक्रिया करता है ताजे आंकड़ों की रोशनी में यह देखना होगा। चीन और टर्की से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी आज निगाह रखनी होगी, क्योंकि टर्की पर जिस तरह से कार्यवाही कल से शुरू हुई है और भारत में जैसा विरोध दिख रहा है, उसके बाद अगर इन कंपनियों पर इन देशों में चीन और टर्की में कार्यवाही होती है तो भारतीय बाजार में भी हमें इसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से मेरे साथ आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो में ब्रिज के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी सारी जानकारी लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।